हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर की, विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो भाई, इलेक्ट्रिसिटी हम सभी जानते हैं अपने घर में यूज होती है। लेकिन क्या है इलेक्ट्रिसिटी, किसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी की एक बेसिक डेफिनेशन दी गई कि जब चार्ज फ्लो होते हैं तो उनकी रेट ऑफ फ्लो, मतलब पर यूनिट टाइम में एक क्रॉस सेक्शन से कितने चार्ज फ्लो हुए, उसे आपने बोला करंट। अब ये चार्ज फ्लो क्यों हो रहे हैं, कौन इन्हें फ्लो करवा रहे हैं? तो अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आए थे कि जब एक कंडक्टर के अक्रॉस आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो क्या उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। हम सभी को पता है ये बात। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किसी चार्ज पे फोर्स लगाता है? यस, एफ इक्वल टू क्यू, फोर्स भी लगाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसको कंडक्टर कहा जाता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोर्स लगता है, और फोर्स कैसा लगता है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। और उस फोर्स की वजह से वो मूव होना शुरू होते हैं। और जब मूव हो रहे हैं तो इस मूवमेंट को, इस चार्ज के मूवमेंट को हमने बोला करंट। ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, एक गिवन क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम कितना चार्ज निकल रहा है। ओके। तो उसको मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लिख सकते हैं कि अगर डेल्टा क्यू चार्ज इससे पास होते हैं डेल्टा टी टाइम में, तो हम करंट को लिखेंगे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो अगर आपको बोला कि जैसे जो डायग्राम दे रखा है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन हमने अगर कंसीडर किया, ये वाला क्रॉस सेक्शन से, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन से 2 कूलम्ब चार्ज पर सेकंड पास हो रहा है। तो आप करंट क्या बोलेंगे? यहाँ पे करंट कितना है? तो आप बोलेंगे करंट इज 2 एम्पियर। क्यों? क्योंकि 2 कूलम्ब चार्ज पर सेकंड उस गिवन क्रॉस सेक्शन से। तो इसी को आपने बोला था करंट। क्लियर है बात? अब इसी को अगर अपन डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखना चाहें, ये तो हो गया एवरेज करंट की बात। पर अगर मैं इंस्टेंटेनियस करंट की बात करूं कि एक इंस्टेंट पे करंट कितना है, तो याद करो हमने जब मोशन पढ़ा था तो वहां भी हमने ऐसी बातें करी थी। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इनको डिफाइन किया था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से। जबकि जब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करनी थी तो हमने क्या किया था? डी एस बाय डी टी, है ना। यही उसका मेथड होता था इंस्टेंटेनियस का। सिमिलरली यहाँ भी इंस्टेंटेनियस करंट जब हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये होगा आपका इंस्टेंटेनियस करंट। तो अगर सोचो आपको एक एग्जांपल ऐसा दिया कि भाई एक क्रॉस सेक्शन से जो करंट पास हो रहा है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है 2t+t² से। तो पूछा, बताइए इसमें इनिशियल करंट कितना होगा? इनिशियल करंट कितना होगा? तो इनिशियल करंट मतलब t इक्वल टू 0 की बात है। और अपने को पूछा है करंट, तो डी क्यू बाई डी टी अपन करेंगे विच इज 2+2t। और इनिशियल पूछा है मतलब t इक्वल टू 0 की बात हो रही है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 एम्पियर्स। और किसी और टाइम पे पूछा होता तो t की वो वैल्यू रख देते अपन उसमें, तो वो आंसर मिल जाता आपको आई का। ठीक है। तो एवरेज करंट, कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में। इंस्टेंटेनियस करंट, डी क्यू बाई डी टी। अच्छा, व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी? क्या इसे हम एक कर्व का स्लोप भी कह सकते हैं? बिल्कुल। कौन से कर्व का स्लोप है ये? तो डी क्यू बाई डी टी मतलब क्यू टी कर्व का ये स्लोप है। तो अगर आपको एक ऐसा कर्व दिया होता है इस इक्वेशन की जगह, आपको बोलते हैं कि ये एक कर्व है जिसमें चार्ज टाइम के साथ वेरी कर रहा है कुछ लेट्स से ऐसा स्ट्रेट लाइन। तो बताइए इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? तो क्या आप आराम से करंट निकाल सकते थे? अगर आपको ये एंगल गिवन होता थीटा, तो हम क्या कहते? करंट इज टेन थीटा, क्योंकि यही इसका स्लोप है। आराम से किया जा सकता था, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार जेई मेंस में और एक बार नीट में। इतना आसान सवाल, बस आपको स्लोप निकालना था, करंट आपके सामने आ जाता। ठीक है। तो करंट निकालने के ये 2-3 तरीके हैं जो हमें ध्यान होने चाहिए। डेफिनेशन बिल्कुल आसान सी है,
फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन इन अ गिवन टाइम इज करंट। तो करंट की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, या चलो करंट से रिलेटेड और छोटी छोटी बातें कुछ करते हैं। उससे पहले जो हमने अभी इक्वेशन लिखी I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, अगर इसे मैं ऐसे करना चाहूं कि मुझे करंट दे रखा है और मुझे टोटल चार्ज कितना पास हुआ यह निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास था I इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अगर I की वैल्यू आपको एवरेज करंट की वैल्यू दे रखी है तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप डेल्टा क्यू निकाल सकते हैं I डेल्टा टी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। या फिर अगर आपको करंट की इक्वेशन दी हुई होती कि भाई आपको दिया होता I इक्वल टू टू टी प्लस थ्री, तो बताइए इसमें चार्ज कितना पास हुआ इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स? कितना चार्ज पास हुआ फर्स्ट 2 सेकेंड्स में? तो हम क्या करते, अभी हमने पढ़ा था I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। यहां से अगर मैं देखूं तो डी क्यू क्या लिखूंगा? इंटीग्रल आई डी टी ऐसा लिख सकते हैं ना, इंटीग्रल डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रल आई डी टी। बस वही अपने को यहाँ यूज करना है। तो अगर आई आपको कांस्टेंट दिया है तो आप सीधा सीधा ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन आई अगर वेरिएबल दिया है तो आप इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज करेंगे। ये सारा वैसा ही है जो अभी तक अपन करते आए हैं, बिल्कुल सिमिलर चीजें इसमें भी चल रही हैं। तो देखो क्या इसमें आंसर आ जाएगा आपका। तो क्यों आपको पूछा इंटीग्रल आई डी टी, तो टू टी प्लस थ्री डी टी। और कब पूछा? फर्स्ट 2 सेकंड्स। फर्स्ट 2 सेकंड्स मतलब 0 से 2 तक, ये आपका टाइम का लिमिट लग जाएंगी। इंटीग्रेशन करते हैं तो टू टी स्क्वायर बाई टू प्लस थ्री टी, 0 से 2 तक। यहाँ है टी स्क्वायर प्लस थ्री टी फ्रॉम 0 टू 2। एक बार 2 रखेंगे, अगली बार 0 रखेंगे। 2 रखेंगे तो आएगा टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू, माइनस करके 0 रखेंगे तो सारी क्वांटिटी 0 हो जाएंगी। तो फाइनल जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4 प्लस 6 10 कुलॉम्स। 10 कुलॉम्स, ये आपका चार्ज फ्लो आ गया इतने टाइम में। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस टाइप के आते हैं। और यही अगर इंटीग्रल आईडीटी है तो क्या दिस इज सेम एज एरिया अंडर आईटी कर, पढ़ चुके हैं हम कई बार ये सारी बातें। तो अगर आपको आईटी कर्व दिया होता और पूछा होता कि बताइए कितना चार्ज फ्लो हुआ, ये आपको आईटी कर्व दे रखा है कि स्ट्रेट लाइन, इसमें आपको बोला कि बताओ भाई कि ये जो टाइम है लेट्स से T1 से T2 के बीच में, इसमें कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा। तो अगर मुझे सारी वैल्यूज पता है I1 I2, तो मैं आराम से ये एरिया निकाल सकता हूँ। एंड दिस एरिया इज नथिंग बट चार्ज फ्लो। तो जो भी अपने को टाइम के बीच में चार्ज चाहिए वहां वाला एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, आपको अपने वर्कबुक में भी मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातों की। तो सबसे पहली बात, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। याद है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती थी, उस 7 में एक करंट भी होती थी और इसकी यूनिट क्या थी? एम्पियर। ऐसा यूनिट इसकी एम्पियर है। ठीक है, दिस इज ऐसा यूनिट। अच्छा, अगर इसके सीजीएस यूनिट की बात करें तो 1 एम्पियर को हम क्या लिखेंगे? 1 कूलॉम पर सेकंड। भाई चार्ज फ्लोन पर सेकंड यही था, तो 1 कूलॉम पर सेकंड इज 1 एम्पियर। कूलॉम इज आल्सो एसआई यूनिट। इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है ईएमयू। ईएमयू मतलब इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमें बस ये ध्यान रखना है, एक आध बार कहीं क्वेश्चन में ईएमयू दे दिया गया था तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ईएमयू क्या है। ईएमयू इज इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट ऑफ चार्ज, ये सीजीएस यूनिट है चार्ज की। तो 1 कूलॉम इक्वल टू 1/10 ईएमयू ऑफ चार्ज होता है। ये रिलेशन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो 1 एम्पियर कितना हो जाएगा? 1/10 ऑफ EMU of charge per second, and this EMU of charge per second is called as Biot. तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1/10 Biot, ये हमें सीजीएस यूनिट में ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन एक आध बार कहीं पूछ लिया तो हम सिर्फ इस वजह से ना अटक जाएं, इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1/10 Biot, ये Biot जो है इसकी करंट की सीजीएस यूनिट है। चलिए, अब डायरेक्शन जो हम मानते हैं करंट की, वो डायरेक्शन होती है
डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और ये जो डायरेक्शन हमने मानी गई ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, मतलब ऐसा माना गया। भाई डायरेक्शन तुम कोई भी ले सकते थे ना, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो या नेगेटिव चार्ज का फ्लो। और हम अलग अलग क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है, भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो पॉजिटिव चार्ज तो उसके साथ साथ चलता है सेम डायरेक्शन में, लेकिन नेगेटिव चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो हमने कन्वेंशनली ऐसा माना, सब लोगों ने मिलकर इकट्ठे होके कि भाई हाँ इस बात को ऐसा मान लेते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है उसे हम करंट की डायरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब जो लोगों ने इकट्ठा होकर माना और उस पर बेस्ड हम आगे बात करते हैं, वैसा ही हम पढ़ते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है फ्लो की डायरेक्शन, वो होगी करंट की डायरेक्शन। तो अब सोचो एक कंडक्टर में क्या हो रहा था। कंडक्टर में क्या बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलते हैं। इलेक्ट्रॉन भागेगा इस तरफ, तो मैं करंट की डायरेक्शन क्या बोलूंगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रॉन भागा उसके अपोजिट पॉजिटिव चार्ज भागेगा, और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को ही करंट की डायरेक्शन बोला गया। तो एक कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो होती है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात, ये सब कन्वेंशन हमने माना था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, पर यहाँ तो भाई करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, एम्पियर उसकी यूनिट है, और डायरेक्शन भी है। हमने बोला कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है। तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो वेक्टर क्यों नहीं है ये? क्योंकि वेक्टर के लिए एक तीसरी चीज और इंपॉर्टेंट होती थी। वो क्या होती थी कि जो क्वांटिटी है वो वेक्टर सम या वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तो उसको एक वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे करंट में ऐसा नहीं है। करंट में जैसे आपको एग्जांपल दिखा रखा है कि एक ब्रांच है जिसमें आई करंट आ रहा है, और वो आगे जाके दो ब्रांचेस में बढ़ गई है जिसमें I1 और I2 करंट जा रहा है, और उन दोनों ब्रांचेस के बीच का एंगल थीटा है। तो अब मैं अगर करंट का सम करूं यहाँ पे, तो सम आता है सीधा सीधा I इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल बात है, चार्ज कंजर्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था हमने। तो जब चार्ज कंजर्व है और जितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकंड उसी को तो आपने करंट बोला है, तो करंट कम या ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। जितना करंट आई आ रहा है उतना ही इन दो में जाना चाहिए। तो इसमें कहीं थीटा का रोल नहीं आया। बाकी हमने जब वेक्टर्स पढ़े थे तो हमने थीटा कॉस थीटा लेके हमने इसको सॉल्व किया था। इसीलिए यहाँ पे क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए हमने बोला कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा इसमें स्केलर सम होता है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो पॉइंट है कि चार्ज कंजर्व है, ठीक है। इसीलिए एक गिवन कंडक्टर में जो करंट है वो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब देखो एक आपको कंडक्टर बता रखा है, इस कंडक्टर में क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। पहले एरिया इसका कम था क्रॉस सेक्शन एरिया, फिर आगे जाके एरिया बढ़ गया। तो जो करंट इस कम वाले एरिया से चला उतना ही करंट आगे जाके उस बड़े क्रॉस सेक्शन से भी जाएगा, पास होगा। कहीं अंदर करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा या अंदर करंट कहीं कम नहीं हो रहा। इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि करंट क्या है, चार्ज फ्लो रेट। तो अगर चार्ज कंजर्व है तो करंट भी कांस्टेंट ही रहने वाला है। करंट इसमें क्रॉस सेक्शन की वजह से चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिए कि अगर एक कंडक्टर रखा हुआ है, दोनों तरफ टर्मिनल बनाए हुए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो पूरे कंडक्टर से एक जैसा करंट पास होगा, चाहे उसका शेप या साइज या क्रॉस सेक्शन कैसा भी हो। ठीक है, चल आते हैं अब नेक्स्ट बात पे कि अलग अलग मटेरियल्स में कंडक्टर कैसे करंट कैसे कैसे फ्लो होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स में क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंडक्टर्स में क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, कंडक्टर में कोई पॉजिटिव चार्ज है क्या, फ्री पॉजिटिव चार्ज? नहीं, कंडक्टर में कोई फ्री पॉजिटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि कंडक्टर जो है जनरली मेटल होता है, और मेटल में अगर हम बात करें तो बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर उसका इससे लैटिस बने हुए होते हैं। तो हर एक एटम जो है वो अपने पास वाले एटम से जुड़ा हुआ होता है,
कोई भी प्रोटॉन उसमें फ्री नहीं है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज उसमें फ्री नहीं है। तो फ्री कौन है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं बहुत सारे। और ये इलेक्ट्रॉन्स जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब अंदर जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो कंडक्टर्स में करंट किस वजह से फ्लो होता है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज पार्ट नहीं लेता। ऐसे वैक्यूम ट्यूब भी क्या है? इसी तरीके का एक स्ट्रक्चर है जहां पे एक मेटल प्लेट ऐसी लगाई जाती है और उसको एक वैक्यूम ट्यूब में बंद कर देते हैं। वैक्यूम ट्यूब मतलब जिसके अंदर पूरा वैक्यूम है। अब इसमें अगर मैं इसको हीट करूं या इस पे लाइट दूं, इस प्लेट को हीट करने पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक फ्लो होते हैं। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब में भी जो करंट फ्लो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। तो इस वैक्यूम ट्यूब को फिलहाल हम अभी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में जब हम जाएंगे तो ये बातें आएंगी सामने। तो फिलहाल बस हम इतना ध्यान रखेंगे कि ये भी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अच्छा, सेकंड इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रोलाइट पढ़े हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। जैसे HCl अगर लें तो H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो ये आयंस, क्या आपने देखा था जब आपने सेल पढ़ा था, वो बैटरी पढ़ी थी, तो उसमें दोनों आयंस मूव करते थे, पॉजिटिव एक तरफ जाते थे, नेगेटिव एक तरफ जाते थे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर हम करंट की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वजह से आएगा। तो पॉजिटिव आयंस भी मूव कर रहे हैं, नेगेटिव आयंस भी मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में मोशन दोनों का है, इसलिए करंट भी दोनों की वजह से कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा, ऐसे ही सेमीकंडक्टर्स में जब जाएंगे तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? एक होते हैं कंडक्टर्स, एक होते हैं इंसुलेटर्स। उनके बीच का जो पार्ट है वो है सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अब उसमें क्या किया जाता है? उसमें किया जाता है डोपिंग। अब डोपिंग क्या है वो हम सेमीकंडक्टर्स में आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब इलेक्ट्रॉन्स तो अपने को पता है क्या है, और होल्स क्या है? भाई इलेक्ट्रॉन अगर अपनी जगह छोड़ दे किसी एटम के आसपास, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा था, ठीक है, और उसने अपनी जगह छोड़ दी, तो अब सोचो यहाँ पे उसके एक वैकेंट पोजीशन रह गई। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो यहाँ वैकेंट पोजीशन रह गई। इस वैकेंट पोजीशन को बोला गया होल। तो सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों की वजह से होता है। ठीक है, अब कैसे होता है ये भी हमारा पोर्शन सेमीकंडक्टर्स जब पढ़ेंगे उसमें हम पूरी डिटेल में बात करेंगे इसे। और लास्ट है आपका डिस्चार्ज ट्यूब या एटॉमिक गैस की बात करें तो गैस में पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वजह से ये फ्लो होता है। तो ये भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है एटॉमिक गैसेस के बारे में। तो ये सब अलग अलग मटेरियल्स में किस तरीके से करंट फ्लो होता है उसके बारे में छोटी सी बात थी। ठीक है, इसका बहुत मेजर पोर्शन हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और कंडक्टर्स ये हमारा पूरा इसमें रहने वाला है। इस चैप्टर्स में हम कंडक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अपन करंट किस किस टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो करंट को दो टाइप में बोला गया, एक डायरेक्ट करंट डीसी, एक अल्टरनेटिंग करंट एसी। क्या क्या है? डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेटिंग करंट, डीसी और एसी। अब ये डीसी एसी कैसे डिफाइन किए गए? तो डीसी उस करंट को बोला गया जिसका जो डायरेक्शन है वो कभी चेंज ना हो। मतलब अगर एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट फ्लो अगर इस डायरेक्शन में है तो वो हमेशा इसी डायरेक्शन में रहे, इसे बोला गया डायरेक्ट करंट डीसी। जबकि एसी क्या है? अल्टरनेटिंग करंट में करंट अपनी डायरेक्शन लगातार चेंज करता है। लगातार मतलब हर टाइम पे, हर एक साइकिल में, उसको साइकिल बोलते हैं क्योंकि फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो लगातार चेंज कर रहा है। तो अगर एक बार डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है तो अगली बार डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाती है, इसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर ग्राफ्स में देखें, ऊपर जो चार ग्राफ आपको दिखा रखे हैं, तो अगर इनमें बात करें तो देखिए एसी डीसी हम एक बार डिस्कस करते हैं कैसे कैसे बताए।
तो फर्स्ट अगर अपन ग्राफ देखें करंट वर्सेस टाइम का, तो इसमें देखो करंट का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही रहा है, लगातार करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज क्यों बोला मैंने? क्योंकि कुछ टाइम के लिए करंट पॉजिटिव है, तो कुछ टाइम के लिए करंट नेगेटिव भी है। और करंट नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो सोचो कि करंट की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, तो ये कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए एसी करंट, क्योंकि एसी में ही डायरेक्शन चेंज होती है। अच्छा, इसी ग्राफ को अगर मैं टी एक्सिस से ऊपर बना के सेकंड वाला डायग्राम बना देता हूँ, तो सेकंड वाले डायग्राम में भी देखो है तो मैग्नीट्यूड में वेरिएशन, लगातार मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन क्या इसकी डायरेक्शन कभी चेंज हुई? नहीं, इसकी डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रही, सेम डायरेक्शन में रहा, हमेशा पॉजिटिव रहा। इसलिए ये कैसा करंट है? ये है डीसी करंट। कैसा करंट है? डीसी करंट। अक्सर यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है मतलब एसी होना चाहिए। नहीं, डायरेक्शन अगर चेंज होती है इक्वल टाइम इंटरवल्स पे तो उसे कहते हैं एसी करंट, अदरवाइज अगर सेम डायरेक्शन है तो कहलाएगा डीसी करंट। ठीक है। अच्छा, थर्ड डायग्राम देखें तो थर्ड डायग्राम तो साफ साफ दिख रहा है कि डीसी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी हमेशा कांस्टेंट है। और अगर लास्ट वाला देखें तो ये हो जाएगा एसी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन जैसे चेंज होती है उसे एसी करंट कहा जाता है। क्लियर है बात? और ये जो साइड में आपको दिखा रखे हैं ये डीसी और एसी सोर्सेज बता रखे हैं, इनको हम सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बता रखा है। तो डीसी सोर्स को दिखाते हैं इस तरीके से और एसी सोर्स को दिखाते हैं इस तरीके से। ठीक है, सोर्स मतलब कोई बैटरी लगा रखी है, पावर सोर्स है जो भी। ओके। और डीसी से एसी कन्वर्जन भी होता है, ये वाली बातें भी हम आगे जब एसी करंट पढ़ेंगे, हमारा एक चैप्टर है पूरा अल्टरनेटिंग करंट का, उसमें जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे कि डीसी से एसी या एसी से डीसी कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए है कि डीसी से एसी अगर कन्वर्ट करना होता है तो इन्वर्टर काम करता है, और एसी से डीसी जो होता है वो रेक्टिफायर काम करता है। तो आपके घर में जो इन्वर्टर्स लगे होते हैं, जो बिजली सप्लाई जब चली जाती है, कट जाती है, तो इन्वर्टर एक्शन में आते हैं। तो वो इन्वर्टर काम कैसे करते हैं? आपने देखा होगा उनके पास एक बड़ी सी बैटरी रखी हुई होती है, तो वो उस बैटरी में एनर्जी स्टोर करते हैं। जब बाहर से बिजली सप्लाई है तो वो लगातार खुद को चार्ज करती है, बैटरी एनर्जी स्टोर कर लेती है। अब जैसे सप्लाई कट हुई बाहर से, वो एनर्जी जो उसमें स्टोर्ड है वो अब एनर्जी आपके अप्लायंस को चलाने में काम आती है। तो जो बाहर से आपकी एनर्जी आ रही है, जो सप्लाई आ रही है, वो आती है एसी सप्लाई, जो गवर्नमेंट आपको दे रही है या जो पावर कंपनीज आपको दे रही है घरों में, वो आती है एसी सप्लाई। अब उस एसी से जब बैटरी में स्टोर हो रहा है तो बैटरी होती है डीसी बैटरी। तो यहाँ पे एसी से डीसी कन्वर्जन हुआ होगा तभी तो ये स्टोर हुआ होगा, और वो कन्वर्जन किसने किया? रेक्टिफायर ने। तो यहाँ पे एक रेक्टिफायर लगा, इस रेक्टिफायर ने पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट किया। जब तक बाहर से सप्लाई थी तब तक डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी चार्ज हो गई। अब जब सप्लाई कट गई तो ये जो चार्ज बैटरी है ये फिर से जो एनर्जी है उसको एसी में कन्वर्ट करेगी और आपके अप्लायंस को सप्लाई करेगी। और ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा इन्वर्टर। ठीक है, तो ये अपनी एक बेसिक आइडिया है कि इन्वर्टर कैसे काम करता है, पर फिलहाल के लिए इतना ही। अल्टरनेटिंग करंट में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड, कि हमें कुछ न्यूमेरिकल्स इस टाइप के पूछे जाते हैं जिसमें करंट की कैलकुलेशन पूछी गई होती है। अब वो करंट कैलकुलेशन कैसे किया जाए, अलग अलग टाइप के कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो हम यहाँ पे टाइप्स की बात करने वाले हैं। तो देखो, जैसे फर्स्ट हमारा जो केस है या ए जो हमने लिखा हुआ है वो है ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्जेस। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो इसे आप बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, एक स्ट्रेट कंडक्टर में वायर में चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो अगर ऐसा आपको एक दे रखा है एक सिचुएशन, तो उसमें तीन केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि अगर n पार्टिकल्स हैं और सब पे चार्ज q है, वो एक क्रॉस सेक्शन से पास होते हैं, तो आपको बोला गया कि एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे है, इससे
टी टाइम में n पार्टिकल्स पास हो रहे हैं जिस पे सब पे चार्ज q है, तो टोटल चार्ज कितना पास हुआ इससे, n इंटू क्यू। कितने टाइम में पास हुआ, t टाइम में पास हुआ। तो आपको अगर करंट लिखना है तो क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज पास्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। यही तो हमने बोला था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये हो जाएगा आपका करंट एन क्यू बाई टी। एक क्वेश्चन आता है इस तरीके का, बिल्कुल आसान सा। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये कहता है कि भाई अगर n पार्टिकल्स हैं, सब पे चार्ज q है, अब इसमें देते हैं कि पास पर सेकंड, यहाँ पे टाइम इसने ऑलरेडी दे दिया 1 सेकंड, पर यूनिट एरिया, ठीक है, गिवन क्रॉस सेक्शन से है। तो बताइए कि इसमें चार्ज कितना, इसमें करंट कितना है। और करंट किससे पूछा आपको, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया एस से पूछा, ठीक है। तो अगर मैं एक यूनिट क्रॉस सेक्शन की बात करूं, इसका एरिया अगर 1 है जो हमने माना था डेफिनेशन में, तो यहां से कितना चार्ज पास हुआ, एन क्यू, ठीक है। कितने टाइम में पास हुआ, 1 सेकंड में। तो अगर मुझे इस यूनिट क्रॉस सेक्शन से करंट लिखना है तो मैं लिख दूंगा एन क्यू बाई 1 या एन क्यू। पर इसने पूछा कितने एरिया से है, इसने पूछा एस एरिया से। तो सोचो एस एरिया, अगर ये ऐसा कुछ एरिया है तो यहाँ से चार्ज भी ज्यादा पास होगा। चार्ज अब कितना पास होगा, तो अगर यूनिट एरिया से एन क्यू होता था तो एस एरिया से हो जाएगा एन क्यू इंटू एस। तो यही अपन ने करंट यहाँ लिखी है कि अगर एस क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट पूछा जाता तो हम क्या करते, एन क्यू एस। तो सब में आप ध्यान से देखें तो बात कुल मिला के इतनी है कि टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में। दिस इज द डेफिनेशन, और हम उसी को अचीव कर रहे हैं हर एक केस में, ठीक है। अगर थर्ड केस देखें इसी का, तो वो क्या कह रहा है कि अगर n पार्टिकल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इस बार इसने क्या बोल दिया, n पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड ईच हैविंग अ चार्ज q, ठीक है, और ये मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v, तो बताइए कि करंट उस s क्रॉस सेक्शन से कितना होगा। तो सोचो कि कैसा एक कंडक्टर बनाते हैं अपन। इस कंडक्टर में कितने हैं, n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अपने को चाहिए 1 सेकंड में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि वही करंट होता है। तो 1 सेकंड में सोचो अगर ये हर एक चार्ज v स्पीड से चल रहा है, ऐसा लिखा गया है ना, v स्पीड से चल रहा है, तो 1 सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, क्या v के बराबर, क्योंकि डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, टाइम है 1 सेकंड, तो डिस्टेंस भी आया v के बराबर। तो ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं, क्या ये सारे इस v डिस्टेंस को कवर कर लेंगे, मतलब वो सारे पार्टिकल्स अब यहाँ आ जाएंगे, जो पार्टिकल्स पहले यहाँ थे वो सारे अब इसके अंदर होंगे। तो सोचो कि कितना चार्ज, अगर मैं बात करूं कि कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो हुआ, तो वही चार्ज फ्लो हुआ ना जो यहाँ पे है अभी, यही सारा चार्ज है जो इस 1 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन से पास हुआ होगा। तो मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, n हो गया नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इनटू अगर वॉल्यूम करना है मुझे तो वॉल्यूम क्या करूंगा मैं, ये हो गया लेंथ v, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दे रखा है s, ये आपका हो गया वॉल्यूम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज कितना है q। तो ये हो गया टोटल चार्ज जो इस वॉल्यूम से पास हुआ था। फिर से बता देता हूँ, n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसमें वॉल्यूम का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वो वॉल्यूम है जो इसमें अभी चार्ज पास हुए थे 1 सेकंड में। और कितना चार्ज, तो हर एक के पास चार्ज क्यू है, दिस इज टोटल चार्ज फ्लो। और कितने टाइम में फ्लो हुआ, 1 सेकंड में, तो क्या यही अपना करंट आ गया, एन वी एस क्यू, जो आपने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि आप टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ लिया जाता है, और इसी को हम आगे भी यूज करेंगे रिलेशंस डिराइव करने में, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि और टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो होता है सर रोटरी मोशन का। अभी तक था ट्रांसलेशनल मोशन मोशन, अब है रोटरी मोशन। रोटरी मोशन में क्या होता है कि एक चार्ज अगर एक फिक्स पॉइंट के अबाउट लगातार घूम रहा है, जैसे यहाँ पे सर्कुलर मोशन में है, ये एक चार्ज क्यू
r रेडियस का एक सर्कुलर मोशन v स्पीड से घूम रहा है लगातार। ठीक है, अब सोचो कि अगर मैं यहाँ एक क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, एस क्रॉस सेक्शन मैंने एरिया लिया, और करंट क्या कहता है कि गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो ये जो क्यू चार्ज है जब इस सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो एक बार यहां से जब पास होगा, अगली बार वापस घूम के कब आएगा, जब पूरा सर्कल ये कवर कर चुका होगा, तभी तो वापस नेक्स्ट टाइम ये घूम के यहाँ पहुंचेगा, है ना। तो हम ये देख लेते हैं कि इस सर्कल को घूमने में इसको कितना टाइम लग रहा है। यही तो वो टाइम है जितनी देर में बार बार इस एरिया को क्रॉस करेगा या इस एस पॉइंट को क्रॉस करेगा। तो टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड हमें पता है, होता है 2πr/v या 2π/ओमेगा जिसे आप कहते थे। ओमेगा को लिखा जा सकता है v/r, तो टाइम पीरियड हो गया 2πr/v। तो ये वो टाइम है जितनी देर में ये लगातार इस एस को क्रॉस करेगा। तो अपने को तो पता है ना कि भाई चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, यही तो होता है अपना करंट। तो मैं लिखूंगा करंट को Q/T, यहां से आपके पास आएगा QV/2πr, या ऐसे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं 1/T इज फ्रीक्वेंसी। तो करंट को Q इंटू एफ पे लिखा जा सकता है, 1/T इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, और आगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे उसमें भी ये वाला कॉन्सेप्ट कई बार यूज आता है। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आगे यूज होने वाले हैं हमारे लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसमें जो थर्ड टाइप का आता है क्वेश्चन, वो आता है पोटेंशियल डिफरेंस V को लेके और रेजिस्टेंस R को लेके। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, I इक्वल टू VR और I इक्वल टू P/V, P इज पावर। ये हम अब आगे वाले वीडियोस में इन्हीं को डिराइव करने वाले हैं। तो I इक्वल टू V/R, ये तो ओम्स लॉ से आएगा, और ये आगे पावर वाले जो हम क्वेश्चंस करेंगे उससे आएगा। ठीक है, तो ये तीन टाइप के क्वेश्चंस इसमें करंट कैलकुलेशन से रिलेटेड बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां तक अपन ने बात कर ली है, आगे बढ़ते। तो अभी तक अपन ने करंट की कैलकुलेशन से रिलेटेड जो बातें करी थी उस पे बेस दो तीन क्वेश्चंस हैं, वो जल्दी से अपन इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए जल्दी से क्या कह रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड आपसे पूछा गया, पास थ्रू अ सेक्शन of resistance 20 ohm across a potential difference 64 volts। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दे रखा है R, फिलहाल हमने अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन जो हम ऊपर V इक्वल टू आई आर हम पढ़ के आए थे और आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है उस लोग के बारे में, तो हम बस वहां से छोटा सा ये यूज करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या पूछा गया। तो R और V आपको दे रखा है और पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर मैं करंट निकाल लूं V/R से, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.2 एम्पियर्स, 64/20 इज 3.2 एम्पियर्स। और इस करंट को यूज करके मुझे निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए हैं। ठीक है, तो करंट का जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, Q/T, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम पास हुआ। तो ये अपने को दे रखा है 3.2। ओके, अच्छा, कितना चार्ज पास हुआ और आपको रिलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए हों तो हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो दिस इज द टोटल चार्ज जो पास हुआ होगा कितने टाइम में, तो पर सेकंड आपसे पूछा है 1 सेकंड में। अब यहां से आपको n निकालना है, n कितना आ जाएगा देखिए, तो 3.2 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19, ये आपके पास आएगा 2 इंटू 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स उस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में पास हुए होंगे, तभी इतना करंट वहां पे बन पाया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो पहले V इक्वल टू आई आर से हमने I निकाला, उस I को यूज करके हमने चार्ज निकाला और चार्ज से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है कि protons in cosmic ray strike the Earth's upper atmosphere at a rate averaged over the Earth's surface of 10 protons per meter square per second। ओके, तो अर्थ की सरफेस है,
इसके ऊपर जो कॉस्मिक रेज आ रही हैं उन कॉस्मिक रेज में प्रोटॉन्स होते हैं, और वो प्रोटॉन्स का जो रेट दे रखा है वो दे रखा है 10 प्रोटॉन्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, पूछा आपसे वो टोटल करंट डज द अर्थ रिसीव फ्रॉम बियॉन्ड इट एटमॉस्फेयर, मतलब इन कॉस्मिक रेज से कितना करंट जो है वो अर्थ पे आ रहा है, और अर्थ की रेडियस आपको दे रखी है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स। तो हम क्या करते हैं कि अगर मैं टोटल चार्ज निकाल लूं कि कितना चार्ज अर्थ पे आ रहा है पर सेकेंड, तो वही तो करंट है, चार्ज रिसीव्ड पर सेकेंड। अब इन्होंने दे रखा है 10 प्रोटॉन्स पर मीटर स्क्वायर, तो अर्थ का टोटल सरफेस एरिया अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो मैं बोलूंगा कि एक एरिया पे, यूनिट एरिया पे कितने आए, 10 प्रोटॉन, और बात हो रही है पर सेकंड की, तो टाइम की तो इसमें अपने कोई दिक्कत है ही नहीं, अपन टोटल चार्ज निकाल लेंगे वही अपना करंट आ जाएगा क्योंकि वही पर सेकंड है। तो एक यूनिट एरिया पे आ रहे हैं 10 प्रोटॉन, तो जो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ है वो हो जाएगा 4πr²। उस पे कितने आएंगे, तो 10 इंटू 4πr² प्रोटॉन्स। ये टोटल प्रोटॉन्स पूरे अर्थ पे गिर रहे हैं पर सेकंड। अच्छा, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, तो अगर टोटल चार्ज इस पे हम देखें जो गिर रहा है वो कितना आएगा, 10 इंटू 4πr², आर आपको दे रखा है 6.4 इंटू 10⁶ का स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय एक प्रोटॉन का चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये वो चार्ज है जो टोटल अर्थ सरफेस पे गिर रहा है पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट करंट रिसीव्ड बाय द अर्थ पर सेकेंड। ये तो आपसे पूछा गया था, तो हमने क्या किया, टोटल चार्ज निकाल लिया, और वो पर सेकेंड ही दे रखा है ऑलरेडी, तो यही हो जाएगा टोटल करंट भी। ठीक है, सॉल्व आप इससे कीजिएगा, मैं अभी नहीं कर रहा इसमें क्योंकि अब सारा न्यूमेरिकल्स ही है, कोई खास बात नहीं है। 6.4 इंटू 6.4 इंटू पाई इंटू 1.6, ये तो आ गया सारा नंबर्स। और 10 के पावर अगर देखें तो यहाँ है 10⁻12, यहाँ है 10⁻⁹, तो आएगा 10⁻⁷। जो भी यहाँ से सॉल्व करके आता है उतना करंट हमें या अर्थ के सरफेस पे कॉस्मिक रेज से या आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर आ रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था बोर्स मॉडल। इस बोर्स मॉडल में एक हाइड्रोजन एटम है, उसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम है, उसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन लगातार ऐसे रोटेट कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में है, और इसकी रेडियस आपको दे रखी है 5 इंटू 10⁻11 मीटर्स, और इसकी स्पीड आपको जो दे रखी है रोटेशन की वो दे रखी है 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पूछा आपसे कि व्हाट इज द करंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन मोशन। तो ये तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया ना, सर्कुलर मोशन वाला। तो करंट कैसे निकालते थे, कितना टाइम पीरियड इसका है सर्कुलर मोशन का, उतने ही तो टाइम में ये किसी एक गिवन पॉइंट से पास होगा। एक बार यहाँ से पास हुआ, अगली बार वापस कब आएगा, पूरा सर्कल कंप्लीट करके, तो वो है टाइम पीरियड। तो मैं इसमें करंट लिखूंगा तो लिखूंगा Q/T। Q क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, टाइम कितना है, तो 2πr/v है, 2π/ω या फिर 2πr/v, दिस इज टाइम पीरियड। सॉल्व करेंगे तो आएगा E इंटू v/2πr। सारी वैल्यूज पता है अपने को, E है 1.6 इंटू 10⁻⁹, v आपको दे रखा है 2.2 इंटू 10⁶, 2π आपको पता है 3.14 इंटू r आपको दे रखा है 5 इंटू 10⁻11। ये सारी चीजें आपको गिवन है, यहाँ से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर्स में हम यही सारी बातें करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि करंट डेंसिटी क्या है या ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, करंट एक्चुअली कैसे फ्लो करता है कंडक्टर में, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय आप सभी को, और पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए। मिलते हैं, बाय बाय।